नमस्कार, खबर झारखंड में मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। उपचुनाव के दंगल के लिए दोनों ही गठबंधनों ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने जहां लुइस मरांडी को दुमका और योगेश्वर महतो को बेरमो से प्रत्याशी बनाया है, तो महागठबंधन ने दुमका से जेएमएम के बसंत सोरेन और बेरमो से कुमार जयमंगल को मैदान में उतारा है। दुमका का दंगल और बेरमो की बाजी, जुबानी जंग और बयानबाजी, रणनीति है तैयार, मैदान में उम्मीदवार। जी हां, झारखंड में विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए दोनों ही गठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। और उपचुनाव में बीजेपी ने दुमका से लुइस मरांडी और बेरमो से योगेश्वर महतो को अपना प्रत्याशी बनाया है। दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज कराने की कमान बीजेपी ने अपने 5 बड़े नेताओं को सौंपी है। इनमें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और सांसद अन्नपूर्णा देवी का नाम शामिल है। इन सभी को चुनाव जिताने का टास्क केंद्रीय नेतृत्व से मिला है। सोमवार से प्रदेश बीजेपी का पूरा कुनबा दुमका और बेरमो में शिफ्ट हो जाएगा। आक्रोश जो मैं देख रहा हूँ कि दोनों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ ये भ्रष्ट हेमंत सरकार की उल्टी गिनती शुरू। ये लड़ाई लोकतंत्र बनाम परिवारवाद है। कोई हमारा कार्यकर्ता जो दोनों चुनाव लड़ रहा है, उनके ना बाप, ना दादा, ना पूर्वज राजनीति की वसीयत लेकर के नहीं उन्होंने पैदा किया। मैंने पहले ही पूर्व से हमने घोषणा किया है कि एनडीए का उम्मीदवार होगा और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार दोनों जगहों पर चुनाव लड़ेगा। और आज से जो भी उम्मीदवार होगा उसको बढ़ चढ़कर मदद करेगा और उसको जिताने का प्रयास करेगा। बीजेपी ने रविवार को अपने प्रत्याशी का ऐलान किया तो उम्मीदवारों के ऐलान में आगे रहे महागठबंधन ने उपचुनाव के लिए जेएमएम के बसंत सोरेन को दुमका से अपना उम्मीदवार बनाया। बसंत सोरेन सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बसंत सोरेन पार्टी सुप्रीमो पूर्व सीएम शिबू सोरेन के छोटे बेटे और सीएम हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं। वहीं महागठबंधन ने बेरमो से कांग्रेस के कुमार जयमंगल को प्रत्याशी बनाया है। कुमार जयमंगल दिवंगत राजेंद्र सिंह के बेटे हैं। जी मैं निकल रहा हूँ दुमका के लिए, बेरमो होते हुए दुमका जाऊंगा। कल बसंत बाबू का नामांकन भी है, फिर अनूप जी भी नामांकन करेंगे। 3 नवंबर को इन दोनों सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए 16 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। 19 अक्टूबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतों की गिनती 10 नवंबर को होगी और किस में कितना है दम और जनता ने किसे कितना पसंद किया, उसका परिणाम आ जाएगा। मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। उपराजधानी दुमका को झारखंड की सियासत और सत्ता का केंद्र बिंदु माना जाता है और जेएमएम का गढ़ माने जाने वाले दुमका में उपचुनाव के बीच सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दुमका विधानसभा सीट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोड़े जाने के बाद अब खाली हुई है और ऐसे में इस बार का उपचुनाव जेएमएम के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, तो वहीं बीजेपी भी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। झारखंड की सियासत का गढ़ जेएमएम के लिए प्रतिष्ठा का सवाल, बीजेपी के लिए जनाधार बचाने की जंग। दुमका के दंगल में कौन किस पर भारी। झारखंड उपराजधानी दुमका इन दिनों झारखंड की सियासत की हॉट सीट बनी हुई है। दुमका उपचुनाव के लिए जेएमएम ने बसंत सोरेन को दंगल में उतारा है और जेएमएम का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर सीएम के भाई के कैंडिडेट बनाए जाने पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सोमवार को नामांकन दाखिल करने जा रहे जेएमएम प्रत्याशी बसंत सोरेन
अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण इस सीट पर जीत का दावा कर रहे हैं। चेहरा माने नहीं रखता, यहाँ माने रखता है पार्टी, और पार्टी सर्वोपरि है। जनता जब भी चुनती है व्यक्ति विशेष को नहीं, पार्टी को चुनती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पर सबको विश्वास रहा है और आज भी है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ही कोई लोग वोट देने में विश्वास करते हैं यहाँ की जनता। दुमका जेएमएम के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। इसका अंदाजा सीएम के उस बयान से लगाया जा सकता है जो बयान सीएम ने सितंबर में 3 दिवसीय दुमका दौरे पर दिया था। इस जगह मैंने इस दुमका को छोड़ा था सड़क, बिजली, पानी को लेकर। जिस स्तर पर मैंने इस उपराजधानी को ला करके रखा था, मुझे लगता है कि 5 साल में, इस विगत 5 साल में इस दुमका के लिए कोई ऐसा माइलस्टोन नहीं रखा जा सका जिससे कहा जाए कि आज की स्थिति अगर 5 साल मेंटेन रहता तो आज ये सड़कों की स्थिति नहीं होती। उधर जेएमएम दुमका के दंगल को गंभीरता से ले रही है तो बीजेपी के लिए भी दुमका में जनाधार बचाने की चुनौती है, और यही वजह है कि बीजेपी ने इस सीट से रघुवर सरकार में समाज कल्याण मंत्री रही लुइस मरांडी पर भरोसा जताया है। साथ ही अपने 3 दिवसीय दौरे पर दुमका पहुंचे पूर्व सीएम रघुवर दास जेएमएम पर निशाना साध रहे हैं और अपनी सरकार में हुए काम का हवाला दे रहे हैं। जो वो झूठ बोल के लोगों का वोट लेने का काम किया, वो हम लोग जनता के बीच में पर्दाफाश करेंगे। चाहे वो पारा टीचर हो, चाहे वो सेविका सहायिका हो, चाहे वो अनुबंध कर्मी हर स्तर का हो, हर एक लोगों के साथ उन्होंने छल करने का काम किया। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि 14 महीने में आपने दुमका के लिए क्या की और अभी 9 महीने में दुमका के लिए क्या की। दुमका की जनता अच्छी तरह जानती है कि 5 साल में इस दुमका में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना है। 40 साल से संथाल परिवार में या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कभी केंद्रीय मंत्री, 4 बार मुख्यमंत्री। दुमका की जनता पूछना चाहती है कि दुमका के लिए कि आपने क्या किया। बहरहाल विधानसभा चुनाव 3 नवंबर को है और दोनों पार्टियां अपना दमखम ठोक रही हैं, लेकिन गेंद अब जनता के पाले में है और वही तय करेगी कि दुमका का दंगल कौन जीतेगा। सुबीर चटर्जी, जी मीडिया, दुमका। बेरोजगारी का मुद्दा युवाओं के लिए सबसे ज्वलंत मसला है। शिक्षा पूरी करने के बाद एक ही मकसद होता है, रोजगार हासिल करने का, लेकिन कई युवाओं की यह बुनियादी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। लिहाजा इन लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रांची के मोरहाबादी मैदान में इन दिनों झारखंड के हजारों युवाओं का जमावड़ा सा लगा हुआ है, जो रोजगार के अपने हक की मांग को लेकर लंबे वक्त से यहां पर डटे हुए हैं। नौकरी के लिए मची रात, युवाओं की बस एक ही पुकार, पूरा हो रोजगार का अधिकार। राजधानी रांची में इन दिनों पूरे प्रदेश से आए युवाओं का जमघट लगा है। ये युवा अलग अलग जिलों से यहां पहुंचे हैं, सिर्फ एक मकसद को लेकर, रोजगार के अपने हक को पूरा करने की गुहार लगाने, अधिकार के लिए आवाज उठाने। लातेहार और धनबाद जिले से आए गृह रक्षा वाहिनी के अभ्यर्थी मोरहाबादी मैदान में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। 2017 में 450 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। सफल अभ्यर्थियों की सूची 15 अगस्त 2018 को जारी की गई थी, लेकिन बहाली नहीं की गई। यानी परीक्षा तो पास कर गए, लेकिन नौकरी हाथ नहीं लगी। आज हम लोग का 9वां दिन है। सरकार इतना कैसे ही हो सकती है कि आज हम 9वां दिन हो गया, सरकार पूछने तक नहीं आया कि यहाँ क्या हो रहा है, क्यों आप लोग बैठे हैं। हम लोग का मांग यही है कि हम लोग जल्द से जल्द ट्रेनिंग देकर हमको ड्यूटी दें। बस हमारा मांग यही है कि जो हमारा बहाली कराया गया था और हमारी नियुक्ति की जो प्रक्रिया बची है ट्रेनिंग का, वो जल्द से जल्द करा के हमें नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाए। आखिर हम लोग कब तक इंतजार करेंगे। वहीं दूसरी तरफ झारखंड सशस्त्र पुलिस की ओर से साल 2011 में 1020 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके बाद 720 पदों पर बहाली कर ली गई, लेकिन बाकी के 300 पदों पर बहाली नहीं हुई। अब ये अभ्यर्थी मोरहाबादी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं ताकि सरकार तक इनकी पुकार
पहुंच सके। हमारी जो है 2011 के जो विज्ञापन जो है उनको जो 2 मेगा सूची हमें प्रकाशित कर दे, और नहीं तो हम लोग यहीं डटे रह जाएंगे। और हमें यहाँ से जाने का कोई मूड नहीं है। हम लोग घर से भी मम्मी पापा भी गाली गलौज खा रहे हैं और हमारी उम्र सीमा समाप्त है। हमारी मांगे सरकार से ये कि हमारे मांग को जो है सेकेंड लिस्ट जल्द से जल्द जारी कर दिया। हमारे 7वीं पास की भर्ती है, हमारे बहुत दूर दूर से जो अभ्यर्थी आए हुए हैं उनकी काफ़ी तबीयत खराब हो चुकी है। अब दयनीय स्थिति हो गई। कल तो 3-4 लड़का का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। सरकार अभी तक हमारी बातें नहीं सुन पा रही। होमगार्ड और पुलिस अभ्यर्थी के साथ 2016 में JTET शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी भी 4 साल नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बहाली की कोई सूरत अब तक दिखाई नहीं दे रही है। लिहाजा मोहराबादी स्थित बाबू वाटिका में अनशन पर बैठ गए हैं। हम लोग का मांग है सर, शिक्षक नियुक्ति जो हम लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हैं उसमें हम लोग का बहाली होना चाहिए, सीधी बहाली होना चाहिए सर। हम लोग का उम्र सीमा जो है समाप्त हो रहा है, बस कुछ महीने कुछ साल बचे हुए हैं सर तीनों का सर। हम लोग पिछले 2 दिन से अनशन पे बैठे हैं। हम लोग JTET 2016 में हम लोगों ने पास किया। NCT का गाइडलाइंस और जो तमाम शिक्षक बनने की जितनी भी एबिलिटी और जो भी एग्जामिनेशन होते हैं हम लोग सारा पास कर लिए हैं। बस केवल हम लोगों का काउंसलिंग बचा हुआ है। तो राजधानी में युवा धरना और अनशन के सहारे सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। युवाओं के इस दर्द को विपक्ष ने भी हवा देने की कोशिश की है। बीजेपी के मुताबिक अगर सरकार ने युवाओं के मसले को संजीदगी से नहीं लिया तो उसे इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। तब युवाओं को लग रहा है कि ये सरकार अपने वायदे से पीछे हट रही है, इसलिए अलग अलग मांग को लेकर युवा मोरहाबादी मैदान में बैठे हुए हैं। कोई शिक्षक नियुक्ति के लिए इंतजार में है, कोई विभिन्न रिक्तियां जो सरकारी विभाग में है उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है कि आपने जो वादे किए थे उसको पूरा करने का वक्त आ गया है। 9 महीने बीत चुके, अब युवाओं का सब्र टूट रहा है। वहीं सत्ता पक्ष की दलील है कि रोजगार के मोर्चे पर कोरोना के संक्रमण काल के कारण देरी हुई है, लेकिन देर सवेर सरकार अपने घोषणा पत्र के मुताबिक हर वादा पूरा करेगी। कुछ बहालियों में पिछली सरकार की गलतियों का खामियाजा निश्चित तौर पर वर्तमान सरकार भुगत रही है, लेकिन सरकार कटिबद्ध है और हर वो विभाग जिसमें ये वैकेंसी है या लंबित है उसको पूरा करने में हम लोग अग्रसर होंगे और काम करेंगे। मुझे लगता है कि जो भी मांगे हैं छात्रों की, युवाओं की, क्योंकि युवाओं और छात्रों ने ही सरकार को सत्तासीन किया है, उनकी कोई भी मांग जिसका हम लोगों ने चुनाव के पहले एक वादा किया था उनसे, उन वादा को निभाने का काम ये सरकार करेगी। सरकार की ओर से युवाओं को रोजगार का भरोसा तो दिलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक सत्ता पक्ष की ओर से मोरहाबादी मैदान में डटे युवाओं से प्रत्यक्ष तौर पर बात करने की कोशिश नहीं की गई। ऐसे में सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है कि सरकार जल्द से जल्द इन युवाओं के संशय को दूर कर इनकी बहाली का रास्ता साफ करे। अभिषेक भगत, जी मीडिया, रांची। रांची से एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। महेंद्र सिंह धोनी की बेटी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में रांची पुलिस ने मामला दर्ज किया है, प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले में धोनी के परिवार से सहमति मिलने के बाद रातू थाने में मामला दर्ज हुआ है। आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी की कोशिश लगातार की जा रही है पुलिस की तरफ से। रांची पुलिस की टेक्निकल टीम मामले की तफ्तीश कर रही है। मामले को लेकर देश भर में नाराजगी है, गुस्सा है। इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सोशल मीडिया पर मिली धमकी और उनकी बेटी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर आज रांची के क्रिकेटरों ने प्रदर्शन किया और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे क्रिकेटर्स का कहना है कि धोनी जैसे महान खिलाड़ी की बेटी के ऊपर की गई अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। वो धोनी की बेटी नहीं, हम सब की बेटी है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, अब तक दोषी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। दोषी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये समय 48 घंटे से ज़्यादा बीत चुका है। देश के इतने बड़े महान प्लेयर के बेटी के बारे में जो बोला गया, ये हम लोग की बेटी है, वो हम लोग की भतीजी है। हम लोग उनके अंडर में खेलते हैं, साथ में सीखे भी है सब कुछ। सब बच्चे लोग, सब लोग गुस्से में है कि ऐसा स्टेटमेंट कोई कैसे दे सकता है। हम लोग देश को सेवा देते हैं, हम लोग हमेशा दिन रात मेहनत करके करते हैं। अगर हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता होगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लौट कर आते हैं और खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइएगा।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। झारखंड में एक बार फिर क्राइम के दुनिया के किरदारों ने आम लोगों की जिंदगी को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और उसकी पत्नी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। अभी तक की जांच में तो पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला ही बता रही है। वहीं कानून व्यवस्था की हालत को देखकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। धनबाद में एक बार फिर खूनी संघर्ष देखने को मिला है। इस बार सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के धनबाद महानगर कमेटी के उपाध्यक्ष शंकर रवानी और उनकी पत्नी बालिका देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वारदात झरिया के भौरा में शनिवार देर रात हुई। सुबह पति पत्नी का लहूलुहान शव घर में मिला। पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम के सहारे जांच पड़ताल शुरू की गई। मौके से पुलिस ने चाकू और 9mm का खोखा जब्त किया है। हस्बैंड एंड वाइफ को मर्डर हुआ है, इसी सूचना पर हम लोग आए हैं और पूरा इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। सारे एंगल्स पर इसमें अनुसंधान। क्या कुछ अभी पता चल पाया अभी तक? नहीं, अभी तक जांच ही चल रहा है। वारदात की रात घर पर सिर्फ 50 साल के शंकर रवानी और उनकी पत्नी ही थे। उनके 22 साल के बेटे बाहर रहकर पढ़ते हैं, जबकि उनके दूसरे बेटे कुणाल रवानी की हत्या साल 2017 में ही कर दी गई थी। 2017 में रेनबो ग्रुप के चेयरमैन धीरेन रवानी की हत्या हो गई थी, जिसका आरोप कुणाल रवानी पर लगा था, जिसके बाद भीड़ ने कुणाल रवानी की घेर कर हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही दोनों परिवारों में आपसी रंजिश का मामला थाने और कोर्ट में चल रहा है। लिहाजा रवानी दंपति की हत्या की शुरुआती जांच में पुलिस को मामला दो परिवारों के बीच चल रही अदावत का लग रहा है। वहीं मामला सत्ता पक्ष के नेता से जुड़ा हुआ है। लिहाजा पार्टी नेतृत्व को भी मामले की सूचना देकर कार्रवाई की मांग की गई है। ये सिर्फ शंकर रवानी का हत्या नहीं हुआ, यहाँ के झामुमो का हत्या हुआ है और सरकार में रहते हुए अपराधी बेवकूफ हो गए हैं। वहीं हाल ही में झारखंड में बढ़े क्राइम के मामलों को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गोड्डा में धार्मिक कार्य में जुटी महिला से गैंगरेप, जमशेदपुर में बंदूक की नोक पर नाबालिग से गैंगरेप, इस तरह की घटनाओं का जिक्र कर बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हालत को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वर्तमान सरकार राज्य को जंगल राज की तरफ लेकर जा रही है। ये राज्य आज सच में कहा जा सकता है कि जंगल राज की ओर प्रवेश कर रहा है। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियों का आज सुरक्षित नहीं है। और तो और छोड़ दीजिए, जो धार्मिक काम में लगी हुई हैं, आध्यात्मिक काम में लगी हैं, उनके साथ भी गोड्डा में सामूहिक बलात्कार होता है। वहीं सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी। सरकार के मंत्रियों के मुताबिक पिछली सरकार की तरह हमारी सरकार अपराध के आंकड़े दबाती या छुपाती नहीं है, बल्कि हर छोटे बड़े वारदात के मामले दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं, ताकि अपराध को छिपाने की जगह अपराधियों को सजा दिलाई जा सके। हमारी सरकार में एक चीज है, बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी, जो पुलिस मंत्री हैं, या मैं भी, मेरे काफी दोस्त हैं पुलिस में, हमने ये कह रखा है हम लोगों ने कि अगर कांड कहीं दर्ज हो तो दर्ज तुरंत किया जाए, छिपाया नहीं जाए। तो अभी संख्या बढ़ सकती है, लेकिन गंभीर रूप के प्रकृति के जो ये क्राइम है वो नहीं हो रहे हैं। ये हमारी नज़र है उस पर। अब पुलिस भी तत्पर है। ये तो सबसे पहले अपने दामन में झांक ले भारतीय जनता पार्टी के लोग, दिल्ली से लेकर झारखंड तक के जो बैठे हुए इनके आका हैं, वो पहले अपने दामन में झांके कि उनके। और इसी खबर के साथ खबर झारखंड में फिलहाल